तो हेलो स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब सैनपुरा स्टडी में। और आज का क्लास में हम लोग का होने वाला है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर आप लोगों का हिंद चीन में राष्ट्रवाद से संबंधित 3 क्लास हो चुके हैं, और तीनों क्लास में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि हिंद चीन वियतनाम, इसमें मुख्य वियतनाम था। वियतनाम क्या है, वियतनाम का कैसे उदय हुआ, क्या हुआ, वहाँ पर भारतीय प्रभाव, चीनी प्रभाव, वहाँ पर फ्रांसीसियों का आगमन, कैसे फ्रांसीसियों ने इसे गुलाम किया, कैसे वहाँ पर फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ा, और अंततः वहाँ के जो पिछले लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर आर्थिक नीति वहाँ की क्या थी, वहाँ की आर्थिक नीति, धार्मिक नीति क्या थी, शिक्षा नीति क्या थी, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वहाँ पर इस राष्ट्रवाद को लेकर, यहाँ पर उपनिवेशवाद जो था वियतनाम में, उस उपनिवेशवाद में ये राष्ट्रवाद कैसे पनपता है, उसके प्रमुख नेता कौन होते हैं, जिन्हें वहाँ पर आपको बताए थे कि वियतनाम फ्रांसीसी लोग क्या समझते थे। तो फ्रांसीसी लोग वियतनामियों को मूर्ख समझते थे, उन्हें जाहिल समझते थे, मंदबुद्धि समझते थे, अपने को बहुत ही ज़्यादा तेज मानते थे वे। और उनका मानना था कि हम इस पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तेज और तेजस्वी लोग फ्रांस में ही होते हैं, और ये हमारा जिम्मेवारी बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम सारे विश्व को शिक्षित करें। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर वियतनामियों को उन्होंने असभ्य बोला था। असभ्य, उनके जो वियतनामी बड़े बड़े बाल रखते थे वहाँ के स्टूडेंट, तो उन्हें बाल कटवाने के लिए, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि बाल कटवाने के लिए बाल कटाई कविता भी गठन किया गया था वहाँ पर। और इसके अलावा फ्रांसीसी बुक में फ्रांस की बड़ाई और वियतनाम की हिनाई की गई थी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना, हम लोग का ये पीछे का था, अब आगे देखते हैं। आगे हुआ हाउ आंदोलन, वहाँ पर धार्मिक नीति में आपको हम समझाए थे लास्ट में एकदम, कन्फ्यूशियस, ठीक है ना। कन्फ्यूशियस कौन थे, और यहाँ पर आपको बताए थे कन्फ्यूशियस एक बड़े ही अच्छे आदमी थे, समाज सुधारक थे, वहाँ पर आपको हम समझाए थे। और कन्फ्यूशियस जादू टोना में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ये वैष्णव धर्म के मानने वाले, जादू टोने वाले व्यक्ति थे, और ये गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे हमेशा, कन्फ्यूशियस, ठीक है ना। और कन्फ्यूशियस के बारे में आपको बताए थे कि कन्फ्यूशियस के काफ़ी ज़्यादा अनुयायी थे। कहाँ पर, वहाँ पर हिंद चीन में, वियतनाम में कन्फ्यूशियस के बहुत ज़्यादा अनुयायी थे। और इन अनुयायियों के कारण जब ये राष्ट्रवाद में कूदे, ये उपनिवेशवाद के खिलाफ जब आवाज़ उठाई इन्होंने, तो जब ये आवाज़ उठाई मतलब क्या, इनके अनुयायी, इनके भक्त भी आवाज़ उठाए, और इसे इन कन्फ्यूशियस को फ्रांसीसियों के द्वारा कैद में रख लिया गया। और कैद में करके इन कन्फ्यूशियस के बारे में इन्हें कैद में रखकर, और उनके ऊपर, कन्फ्यूशियस के ऊपर चार्ज लगा दिया गया कि नहीं ऐसे करें वैसे करें, उन्हें जेल में रख दिया गया। फिर इन्हें जब जनता नहीं मानी तो इन्हें पागल करार भी दिया गया, इन्हें वापस लेकर फेंक दिया गया, ठीक है ना। अब लोग आगे हम लोग समझते हैं। तो हुआ आंदोलन, ये हुआ था वहाँ के कुलीन वर्गों में, ठीक है ना। और कन्फ्यूशियस जो थे ना, कन्फ्यूशियस वाद हम लिखे हैं, कन्फ्यूशियस वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ के जनता काफ़ी बड़ी एक सेना मान लीजिए, काफ़ी बड़ा अनुयायी, जैसे कैसे हमारे अभी वर्तमान में माना जाए तो बागेश्वर धाम ले लीजिए, इसमें आपका काफ़ी बड़ा अनुयायी क्षेत्र है। अब भगवान प्राचीन में चले तो भगवान बुद्ध को ले लीजिए, भगवान बुद्ध के भी बड़ी बड़ी संख्या में अनुयायी थी, ठीक है। तो वैसे ही इनके भी वियतनाम में बहुत बड़ी अनुयायी, यानी अनुयायी के मतलब क्या, इनके भक्तगण थे, ठीक है ना, जो इन्हें मानते थे। ये भक्तगणों के दिलों पर राज करते थे, कौन, कन्फ्यूशियस, ठीक है ना। तो इनका गहरा प्रभाव था। और जब इन्हें पकड़ा गया मतलब क्या, और भी राष्ट्रवाद को भड़का दिया गया। फ्रांसीस सोचा कि इनको पकड़कर हम अपना काम कर लेंगे, जैसे कि हमारे देश में गांधी को अंदर किया जाता था तो राष्ट्रवाद की भावनाएं और तेज होने लगती थी। उसी तरह यहाँ पर कन्फ्यूशियस को जब अंदर किया गया तो वहाँ पर और भी राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़क उठी। तो पूरे वियतनाम पहले से ही कन्फ्यूशियस के प्रभाव में था, गहरा प्रभाव में था, ठीक है। और यहाँ पर ये हुआ हाउ आंदोलन, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुआ हाउ आंदोलन, ठीक है। हुआ हाउ आंदोलन है क्या, हुआ हाउ आंदोलन, इसे हम लोग थोड़ा सा इसे समझेंगे कि यह आंदोलन है क्या। इस आंदोलन की शुरुआत 1939 में की गई थी। हुआ हाउ आंदोलन की शुरुआत 1939 में की गई थी, मेकोंग डेल्टा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि हुआ हाउ आंदोलन कब शुरुआत किया गया था, 1939 में।
इसका केंद्र कहाँ था? मोकोंग डेल्टा, मोकोंग डेल्टा इसका प्रमुख केंद्र था हुआ हो आंदोलन का। ठीक है, बात करते हैं हम लोग हुआ हो आंदोलन का प्रमुख केंद्र मोकोंग डेल्टा था। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए तो उत्पत्ति उपनिवेशवाद विरोधी विचार से हुआ था। यानी क्या कि ये हुआ हो आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुआ था? तो आपको पता है कि वहाँ पर उपनिवेशवाद के खिलाफ अब लोग भड़क चुके थे, वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पत्ति हो चुकी थी। तो राष्ट्रवाद के खिलाफ यानी उपनिवेशवाद के विरोध में यह आंदोलन हुआ। उपनिवेशवाद के विरोध करते हुए यह आंदोलन चलाया गया। ठीक है ना। अब इनके प्रमुख जो नेता थे, प्रेरणार्ता थे, जो इन्हें प्रेरणा दे रहे थे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, उनका नाम था हुयेन फूसो, हुयेन फूसो। ठीक है ना, क्योंकि वियतनाम में चाइनीज भारतीय दोनों थे तो चाइनीजों का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा था, तो वहाँ पर उसी टाइप के नाम रखे गए थे। ये वियतनामी लैंग्वेज में हो जाएगा आपका। तो हुयेन फूसो वहाँ का प्रमुख प्रेरणाकर्ता इस आंदोलन के थे। ठीक है ना, ये भी कन्फ्यूशियस के गहरे प्रभाव में थे। ठीक है ना, कौन? हुयेन फूसो कन्फ्यूशियस के गहरे प्रभाव में थे। और ये भी ध्यान दीजिएगा कोई बाबा से कम नहीं थे। ये भी लौकिक शक्तियों में, अलौकिक जो शक्तियाँ होता है, जादू टोना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते थे। कौन? हुयेन फूसो। ठीक है ना, हुयेन फूसो जादू टोना, अलौकिक शक्तियाँ में ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है ना, तो कहीं कहीं कहा दिया जाता है कि कन्फ्यूशियस मतलब इनका काम कन्फ्यूशियस के काम से भी जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हुयेन फूसो जो थे ये अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे। ठीक है ना, इनका यह प्रमुख काम था। इनके भी बहुत सारे अनुयायी वहां पर बन चुके थे। ठीक है ना, इनके कैसे, जैसे कन्फ्यूशियस थे ना, उसी तरह इनके भी वहां पर बहुत ज्यादा अनुयायी बन चुके थे, क्योंकि ये भी तो कन्फ्यूशियस की ही राह पर चल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, जन कल्याण का काम करते थे, लोगों की भलाई करते रहते थे, लोगों के अच्छे अच्छे काम करते रहते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, उनसे संबंधित काम करते थे, जन समाज के सुधार में सहायक हो, जन समूह में सहायक हो। इसके अलावा ये समाज सुधारक भी थे। समाज में कोई गलत काम हो रहा हो तो उसके खिलाफ भी ये आवाज़ उठाते थे। कोई भी गलत काम कहीं भी हो तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे। ये मतलब बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है ना, मान लीजिए। इसके अलावा ये फिजूल खर्ची पर भी आवाज़ उठाते थे कि कोई व्यक्ति यदि फिजूल खर्ची कर रहा है, बिना मतलब का खर्चा कर रहा है, तो उसे भी ये समझाते थे, बताते थे कि नहीं ये फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ये इससे बचा कर रखना चाहिए, हमारा इससे भविष्य सुधरेगा, हम लोग भविष्य में यह इसका प्रयोग करेंगे तो और भी अच्छा हम लोग का काम होगा। ठीक है ना। इसके अलावा ये शराबखोरी पर भी आवाज़ उठाते थे। शराबखोरी यानी शराबबंदी पर भी इनका प्रमुख नेता था। इसके अलावा बाल कन्याओं के बाल विवाह पर, बाल विवाह के अलावा पहले बाल कन्याओं को बेचा जाता था, छोटे छोटे कन्याओं को, उन पर भी आवाज़ उठाते थे। मतलब क्या, ये समाज सुधारक थे। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये राष्ट्रवाद ही हम कहेंगे भावनाएँ थी। और इस भावनाओं को ये बहुत दिन तक, ऐसे व्यक्ति यदि आपको मिले तो ऐसे व्यक्ति कभी भी गुलामी के जंजीर में बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति इनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपी, और जब ये राष्ट्रवाद के पथ पर चले तो इनके अनुयायी भी राष्ट्रवाद के पथों पर चले। ठीक है ना। इसके अलावा ये गरीबों की भी मदद करते थे, बहुत ज़्यादा गरीबों के मदद करते थे। ठीक है ना, तो सीधा सी बात है कि इनके अंदर भी भावनाएं जो है जब ये राष्ट्रवाद के राह पर चले, उपनिवेशवाद के ख़त्म करने के लिए, तो सीधा सी बात है कि इनके पीछे जो इनकी अनुयायी है वो भी जाएगी। और जब इनके पीछे अनुयायी गई तो यहाँ पर फ्रांसीसियों ने सोचा कि ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो उभर कर निकल गए, पूरे जो वियतनामी लोग हैं उनको ये भड़का रहे हैं। तो इन्होंने फ्रांसीसियों ने क्या किया कि इन्हें हुयेन फूसो को उठाकर जेल में भर दिया, जेल के अंदर में डाल दिया। ठीक है ना। और जब इसे जेल में रख दिया, जेल में बंद कर दिया, तो जब ये जेल में पहुंचे तो जेल में जाने के बाद इनके अनुयायी जो थे और भी ज़्यादा इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं पनप गई, राष्ट्रवाद की भावनाएं उभर कर निकलने लगी कि भाई कैसे मेरे नेता को आपने जेल में डाल दिए। ठीक है ना। राष्ट्रवाद कम होने के बावजूद और भी तेज़ी से फड़क उठी, यानी कि और भी कहा जाता है तेज़ी से उभर कर निकली। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फ्रांसीसियों ने सोचा कि कुछ ना कुछ उपाय किया जाए भाई, इस तरह तो ये होने वाला नहीं है। तो इसे इस चीज़ को दबाने के लिए हुयेन फूसो को पागल साबित करने का करार दिया गया। इसे पागल कहा गया। ठीक है ना। पागल क्यों कहा गया? तो ये जादू शक्ति या इन सब जादू टोना में विश्वास रखते थे, तो इसलिए फ्रांसीसियों ने इन्हें पागल करार दे दिया। कहा कि नहीं ये पागल है, पूरे दिन जादू टोना करके इसे लोगों को खतरा है, ऐसा सामने प्रकट किया कि इनसे
हुइनो फूसो से लोगों को खतरा है और इसलिए इसे जेल में रखा गया, कारण उत्पन्न कर दिया फ्रांसीसियों ने, ठीक है ना। तो इस चीज़ को वहाँ के जो इनके अनुयायी थे वे मानने वाले नहीं थे, उन्हें पता था कि हुइनो फूसो है क्या, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रांसीसियों ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि कुछ डॉक्टरों का टीम लगा दिया जाए इनके पीछे, और डॉक्टरों से कहा जाए कि भाई ऐसे ऐसे काम करते इसको पागल साबित कर दिया जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक टीम लगा इनके पीछे में, इनको जांच करने के लिए डॉक्टरों का टीम बुलाया गया, इन्हें लगाया गया कि भाई इनको जांच किया जाए, कि इन्हें जांच करके इन्हें पागल करार कराया जाए। तो डॉक्टर की टीम जो मेन डॉक्टर थे, उनका नाम तो अभी ये मुझे याद नहीं आ रहा, नाम है भी नहीं, ठीक है। तो जो मेन डॉक्टर थे वो क्या हो गए, उल्टा ही इसका अनुयायी बन गए, ठीक है ना। अजीब से यहाँ पर खेला हुआ कि जो इनके डॉक्टर थे मेन, वे डॉक्टर भी इनका अनुयायी बन गए, इनके भक्त बन गए, ठीक है। फ्रांसीसियों ने सोचा कि लो हम लाए थे इन्हें पागल करार देने के लिए, यही पागल हो गया, हाँ जल्दी से इसे हटाओ हटाओ, दूसरे का लाओ। तो दूसरे डॉक्टरों का टीम आया, वो भी आया, वो भी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद, ठीक है, जांच पड़ताल करने के बाद करार दिया कि नहीं ये पागल नहीं है। जब ये पागल नहीं है तो अब क्या किया जाए, जब जनता के सामने साबित हो गया कि ये पागल नहीं है, तो फ्रांसीसियों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसको उठाकर फेंक दिया जाए, कहाँ से, वियतनाम से, ठीक है। तो इसे उठाया गया यहाँ से और इसे देश निकासा दे दिया गया, भेज दिया गया लाओस। यहाँ से निकाल कर इसे लाओस भेज दिया गया, कंबोडिया वाले क्षेत्र में लाओस, ठीक है, दक्षिणी वाले भाग में लाओस चला गया। लाओस जाने के बाद यहाँ के जो इनके अनुयायी थे, इनके अनुयायियों के भीतर में कुछ हद तक थी राष्ट्रवाद की भावना, कुछ हद तक ये लड़ रहे थे, लेकिन जब नेता ही नहीं रहेगा तो कोई कितना समय तक लड़ेगा। समझिए नहीं यहाँ पर कि जब नेता नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कितना समय तक लड़ेगा। नेता नहीं है तो ज़्यादा समय तक ये चला नहीं, फ्रांसीसियों ने इसे कुचल दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। ये 1941 में इन्हें ध्यान दीजिए पागल करार देने की व्यवस्था की गई थी। 1941 में इन्हें पागल करार दिया जा रहा था, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको। तो यही हुआ आंदोलन है। हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, हुइनो फूसो, जिन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन किया था, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन पूछेगा कि हुआ आंदोलन क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि हुआ आंदोलन वियतनाम में यानी हिंद चीन में शुरू किया गया एक आंदोलन है, जो कम्युनिस्ट सरकार वहाँ के उपनिवेशवाद के खिलाफ किया गया था, फ्रांसीसियों के खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करना, उपनिवेशवाद के प्रभाव को कम करना, उनके विचारों का विरोध करना, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद उनमें लिखेंगे इसके प्रमुख नेता हुइनो फूसो थे, जो कन्फ्यूशियस के राह पर चलते थे। ये जादू टोना में विश्वास रखते थे, जन कल्याण के लिए ये सामाजिक सुधारक थे, जन कल्याण गरीबों की मदद करते थे। ये बाल कन्याओं के बिक्री पर भी इन्होंने रोक लगाया, ठीक है। बाद में इन्हें फ्रांसीसियों ने पकड़ लिया, पकड़ के इन्हें पागल करार दे दिया, लेकिन डॉक्टरों की जाँच के से पता चला कि ये पागल नहीं है, तो अंत में इसे लाओस भेज दिया गया, ठीक है ना। शॉर्टकट में हम जल्दी से इसे समझ लिए, ठीक है। इस तरह हम इसको लिखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद। अब ध्यान दीजिएगा, इस घटना के बाद इंडो चाइना में, इस घटना के बाद इंडो चाइना के अंदर बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न होने लगी। लोगों को यह समझ में आने लगा कि ये राष्ट्रवाद है क्या, ये फ्रांसीसी कर क्या रहे हैं, ये लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में समझ में आने लगा, बहुत बड़ी मात्रा में लोग काम करने लगे, ठीक है ना। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरोध करे, फ्रांसीसी जो थे उपनिवेशवाद का विरोधी। ध्यान दीजिए, पहला यहाँ पर आधुनिकीकरण राष्ट्रवाद में कारण क्या है कि फ्रांसीसी उपनिवेशवाद जो है फ्रांसीसियों का विरोध करते। वहाँ की जो जनता थी, वियतनामी जनता, वहाँ के जो नागरिक थे, वे बड़ी मात्रा में ये वियतनामियों का विरोध, फ्रांसीसियों का विरोध करने लगे, यानी फ्रांसीसियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग हो गए। इस घटना के बाद हुआ आंदोलन के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा इस लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं ये गलत कर रहा है, ठीक है ना। और इस घटना के बाद में ध्यान दीजिएगा, उनके विरोध और भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए। अब इनको देखिए, लोगों के अंदर राष्ट्र भावना धीरे धीरे उपज हो गई थी। अब इंतजार था क्या, कोई नेता आए भाई, कोई आगे निकल कर आए, कोई आगे राह दिखाने वाला मिल जाए, तब ये लोग के अंदर जो है ना निकल कर फूटेगा, निकल कर उभर कर आएगा, कोई मिल जाए आगे राह दिखाने वाले। तो वियतनामी कन्फ्यूज थे कि आधुनिक परंपरा के अपनाए या वियतनामी परंपरा के। अब समस्या क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा आप लोग।
अब यहाँ पर समस्या यह उत्पन्न हुई कि वियतनामियों ने सोचा, वियतनामी तो समझ गए थे कि फ्रांसीसियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, अपने देश को गुलामी से आज़ाद कराना पड़ेगा। अब समस्या थी कि इन वियतनामियों को आखिर हटाया कैसे जाए। अब वियतनामियों को कैसे हटाया जाए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह था कि फ्रांसीसी जब से आए थे, वियतनामियों की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसे नष्ट किए जा रहे थे, ख़त्म कर दिए थे लगभग। कुछ लोग थे जो इसे बचा कर रखे थे। तो पहला विचार यह बना वहाँ पर कि ऐसा किया जाए कि अपने वियतनाम में संगठित क्षेत्र बनाकर अपनी जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, इसे गठित किया जाए, माने इसे ही प्रचलन किया जाए, इसका प्रचार किया जाए और पुरानी सभ्यता और संस्कृति को मजबूत बनाकर, इसी को आधार बनाकर फ्रांसीसियों से लड़ा जाए। पहला यह स्थिति उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो वहीं पर कुछ वियतनामियों का यह मानना था कि पुरानी जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी उसमें राजतंत्र था, राजाओं का शासनीय व्यवस्था था। तो अब क्या किया जाए, कुछ वियतनामी यह मानते थे कि नहीं, पुरानी सभ्यता को, संस्कृति को गठित न किया जाए, पुरानी सभ्यता संस्कृति के माध्यम से काम न किया जाए। किया जाए कि यहाँ पर हम जो फ्रांसीसी आए हैं, जो आधुनिकता लेकर आए हैं, उनमें से अच्छी अच्छी बातों को कैच कर, अच्छी अच्छी बातों को निकाल कर और उन अच्छी अच्छी बातों को अपना कर इन फ्रांसीसियों से लड़ा जाए। मतलब वहाँ के कुछ लोग यह मान रहे थे कि इन्हीं के जो आधुनिकीकरण सभ्यता चलाए गए हैं ना, इन्हीं के आधुनिकीकरण सभ्यता से कुछ बातें जो हमारे काम की लायक है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, इन्हीं अच्छी अच्छी बातों को अपना कर इनसे लड़ा जाए। जबकि एक विपरीत दिशा में कुछ लोग यह मानते थे कि नहीं, ऐसा बात किया जाए कि अपनी सभ्यता और संस्कृति जो पुरानी थी हमारी, उसे अपनाकर चला जाए। ठीक है ना। तो ये दो पक्ष वहाँ पर उत्पन्न हो गए, जो वियतनामी थे वे कंफ्यूज हो गए थे कि आधुनिक परंपरा को अपनाया जाए या वियतनामी संस्कृति सभ्यता को अपनाकर आज़ादी प्राप्त किया जाए। ठीक है ना। इस चक्कर में यहाँ पर दो नेता उभर कर आते हैं, दो पक्षें उभर कर आती है। पहला नेता थे, याद किया, फॉन वोई चाओ। पहला नेता फॉन वोई चाओ, जो 1867 से 1940 तक इनकी क्रांतिकारी भूमिका चली। फॉन वोई चाओ, फॉन वोई चाओ, फॉन वोई चाओ नेता थे। ठीक है ना। दूसरा नेता थे फॉन चू त्रिन। फॉन चू त्रिन, दूसरा नेता कौन था? फॉन चो त्रिन, 1871 से 1926 तक। ये दोनों एक ही साथ में थे। ठीक है ना। दो पक्ष में ये नेता उभर कर आए। अब ये दोनों नेता क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या चाहते थे, इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। फॉन वोई चाओ जो थे, ध्यान दीजिएगा, ये फॉन वोई चाओ, चूंकि यहाँ पर आपको बताते हैं कन्फ्यूशियस, ऐसे लोग होते हैं ना हमारे भारत में, आप लोग देखेंगे जो बाबा वाबा है ना, इनके बहुत ज़्यादा अनुयायी होते हैं। ठीक है ना। ऐसे लोगों के मानने वाले, चाहने वाले अधिक होते हैं। ठीक है ना। या ऐसे लोग में बहुत सारे लोगों को ये बेवकूफ़ भी बना कर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो अच्छा काम कर रहा था ना भाई। गलत ही तरीका या कुछ भी तरीका हो जिससे कुछ हानि नहीं था, लेकिन प्लस पॉइंट अवश्य था। ठीक है ना। तो ये फॉन वोई चाओ जो था, ये कन्फ्यूशियस से भी गहरा प्रभाव में था। यानी कहा जाए तो कन्फ्यूशियस को ये मानने वाला था, कन्फ्यूशियस का जो कन्फ्यूशियसवाद धर्म था उसे ये मानने वाला था फॉन वोई चाओ। ठीक है ना। यानी कन्फ्यूशियस, इस तरह हम बताया आपको कि ये कन्फ्यूशियस कह रहा है वियतनामी परंपरा का नष्ट होने का दुख था। इसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। ये दोनों अलग अलग विचारक थे, दोनों का विचार अलग अलग था, इसलिए दोनों अलग थे, नहीं तो एक ही पार्टी में नहीं थे रहते। फॉन वोई चाओ जो था ना, ये जो वियतनामी संस्कृति सभ्यता थी उसे नष्ट होने का इससे गहरा दुख था। अभी आपको समझाए यहाँ पर दो भाग में आपको समझाए कि कैसे कैसे यहाँ पर एक कुछ लोग जो चाह रहे थे कि भाई नहीं, वियतनामी सभ्यता को बचा कर रखा जाए, कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं आज फ्रांस से आधुनिक सभ्यता को कॉपी कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये फॉन वोई चाओ था ना, इससे गहरा दुख था भाई कि वियतनामी सभ्यता हमारी नष्ट हो रही है, उसे बचाकर, उसे संगठित करके उससे लड़ा जाए, ये चाह रहा था कौन? फॉन वोई चाओ। ठीक है ना, ये नेता। और ये फ्रांसीसी सत्ता के बिल्कुल विरोधी था, लेकिन एक चीज़ मायने था, इन्हें फ्रांसीसियों का विरोध कर रहा था। ये कह रहा था कि नहीं, फ्रांसीसियों का राज नहीं रहना चाहिए, फ्रांसीसियों के यहाँ से भागना पड़ेगा, फ्रांसीसी यहाँ नहीं रह सकते।
यानी उपनिवेशवाद नहीं रख सकते, हमारा वियतनाम आज़ाद होना चाहिए, ठीक है ना। और फ्रांसीसियों के विरोधी थे, लेकिन इनमें ये राजतंत्र का विरोधी नहीं थे, याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, आपको बताते कि ये राजतंत्र का विरोधी नहीं थे, यानी कि ये राजतंत्र का विरोध नहीं कर रहे थे। यानी ये इनको मतलब इससे साबित क्या होता है कि वहाँ के जो राजा महाराजा थे पहले, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो राज कर सकते हैं। मैंने इनको मानना था कि राजा महाराजा है वो राज कर सकते हैं, उनसे हमारी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रांसीसी नहीं रह सकते, इन्हें यहाँ से हटाना अनिवार्य है, ठीक है ना। ऐसे ये विचार के थे, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, फॉन वाई चाओ ने आंदोलन चलाया, उद्देश्य आंदोलन चलाया 1903 में, ठीक है ना। 1903 में इनका आंदोलन चला और इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, यह आंदोलन ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य था फ्रांसीसियों का विरोध करना, फ्रांसीसियों को यहाँ से हटाना, मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। 1903 में इस आंदोलन का गठन किया गया और इसे रेवोल्यूशनरी सोसाइटी अथवा कहा जाए तो हुई लॉन हुई, ठीक है ना, हुई लॉन हुई के तहत रखा गया। इसका नाम है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, इंग्लिश में बोला जाता है, ऐसे वहाँ की भाषा में हुई लॉन हुई नाम दिया गया, ठीक है ना, इसका अंतर्गत में रखा गया। और इसके अध्यक्ष किसे बनाइए, तो आपको पहले ही बता चुके थे कि इन्हें वहाँ की राजा महाराजा से, इन्हें वहाँ की, इस आंदोलन का क्या नाम रखा गया, हुई तौन हुई, ठीक है ना, हुई तौन हुई, ठीक है। और वहाँ पर इसका अध्यक्ष किसे बनाया, आपको पहले ही हम बता चुके थे कि इन्हें वहाँ की राजतंत्रों से कोई लेन देन नहीं था, वहाँ के राजाओं से इन्हें कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के, ध्यान दीजिएगा, न्यूयन, या इसके बारे में आपको पिछले क्लास में हम पढ़े थे, न्यूयन राजवंश के, ठीक है। तो न्यूयन राजवंश के राजकुमार कुआंग को उसका अध्यक्ष बना दिया, इस आंदोलन का अध्यक्ष राजकुमार कुआंग को बना दिया। मतलब इससे तो यह साबित हो गया ना कि ये वहाँ के राजाओं से इनको कोई दिक्कत नहीं था, यदि दिक्कत रहता तो पक्का इनको राजकुमार कुआंग को ये अध्यक्ष नहीं बनाते, ठीक है ना। मतलब इनका कोई राजपाट से, कोई धन दौलत से लेना देना नहीं था, ये बस राष्ट्रवाद चाहते थे। वहाँ वियतनाम में ये फ्रांसीसियों को वियतनाम से खदेड़ना चाहते थे, हटाना चाहते थे, ठीक है ना। 1905 की बात किया जाए तो 1905 में लिमोंग किचाओ से भेंट हुआ इन्हें। लिमोंग किचाओ कौन था, तो ध्यान दीजिएगा, लिमोंग किचाओ एक चीन का बहुत बड़ी हस्ती थी, ठीक है ना। जो कहा जाए तो ये हिस्टोरिकल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे लिमोंग किचाओ, ठीक है ना। और इन्हीं के सहायता से, इन्हीं के मार्गदर्शन से, याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछता है कि फॉन वाई चाओ इन्हीं के मार्गदर्शन से एक किताब लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी कि वियतनाम के इतिहास में वियतनाम की हानि क्या थी, क्या क्या हुई, इसे इस किताब में इन्होंने दर्शाया कि वियतनाम का क्या क्या नुकसान हुआ, फ्रांसीसी आए तो वियतनाम का क्या क्या चीज़ नष्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, किसके सलाह पर लिखी थी बुक, तो लियोंग किचाओ के सलाह पर बुक लिखी थी, किसने, तो फॉन वाई चाओ ने। बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है ना, याद रहेगा ना। आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम लोग। एक बार और आपको ये शॉर्ट में हम समझा देते हैं कि ये फॉन वाई चाओ कौन थे और क्या थे। तो फॉन वाई चाओ एक कन्फ्यूशियस के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे, वहाँ के एक नेता थे ये, ठीक है ना। फॉन वाई चाओ का काल चला था 1867 1940 तक चला था, ठीक है ना। और फॉन वाई चाओ वियतनामी परंपरा के नष्ट होने का इनको बहुत भारी दुख था। ये इनको फ्रांसीसियों के विरोधी थे सबसे ज़्यादा, पर फ्रांसीसियों से इनको समस्या थी, प्रॉब्लम थी। ये फ्रांसीसियों को वियतनाम से दूर फेंकना चाहते थे, निकालना चाहते थे। इनको वहाँ के राजाओं से कोई भी दिक्कत नहीं था और राजकुमार कुआंग को उन्होंने वहाँ का अध्यक्ष बना दिया। क्यों, इससे प्रमाणित होता है कि वहाँ के राजाओं से इनको कोई दिक्कत नहीं था। ये वियतनामी सभ्यता को बचाना चाहते थे। इनका मानना था कि वियतनामी सभ्यता जो है उसी को हम बचाकर, उसी को लेकर हम इन फ्रांसीसियों को यहाँ से खदेड़ सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है ना। और यह लिमोंग
लियोंग किचाओ के मदद से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, कि वियतनाम की कैसे हानि हुई इस पुस्तक में दर्शाया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पुस्तक के दो मुद्दे। ये जो पुस्तक लिखी गई द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इस पुस्तक के मुद्दे क्या थे? पहला था, ध्यान दीजिएगा, उपनिवेशवाद के कारण वियतनाम की संप्रभुता को समाप्त करना। कि इसका कारण क्या था, भी क्यों लिखा गया था, कि ये पुस्तक के माध्यम से यह बताया जा रहा था कि कैसे ये उपनिवेशवाद के कारण, उपनिवेशों के कारण, उपनिवेशवाद मतलब फ्रांसीसी, इस फ्रांसीसियों के कारण कैसे वियतनाम का जो प्रभुता है, संप्रभुता, वह कैसे नष्ट हो गया, धूल में मिल गया। पहला चीज। दूसरा, चीन और वियतनाम के अविभाज्य वर्ग का एक सूत्र में लिखा गया था कि चीन और वियतनाम कैसे मित्र राष्ट्र थे, कैसे यहाँ पर इनकी जोड़ी, क्योंकि ये लियोंग किचाओ थे, ये चीनी थे, तो भाई चीनी है तो अपना भी विचार उसमें डालेंगे ना, तो इसलिए चीन और वियतनाम के विचारों के सम्मिलन को इसमें दर्शाया गया था, लिखा गया था कि लोगों में ये चीज़ प्रकट हो, लोग ये जाने कि नहीं कैसे चीन और वियतनाम मिलकर कितनी अच्छी से इनकी गहरी दोस्ती थी, कैसे ये काम कर रहे थे। ठीक है ना। जबकि आपको बताते हैं, पीछे के क्लास में आपको हम समझाए थे कि चीन ने भी यहाँ पर कितने बार हमला किया। दोस्ती तो भारत के साथ में थी, संबंध तो भारत के साथ में था, भारत ने कुछ नहीं किया वहाँ पर। ठीक है। और ये चीन ने भी कितने बार वहाँ पर हमला किया, वहाँ के शासकों को। चीनी से बताइए, किताब यहाँ पर लिखा जा रहा है ना, ये दोस्ती के कारण ये सारी चीज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपको बताते हैं, पिछले क्लास में आपको क्लियर करा दिए हैं कि कैसे यही चीनी बार बार वहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, कैसे आकर वहाँ पर रुक जा रहे थे, कैसे वहाँ के लोगों को तकलीफें पहुँचा रहे थे कि चीनी एक मतलब महत्वपूर्ण राष्ट्र और कहा जाए तो जबरदस्त राष्ट्र था वियतनामियों के आगे, उनसे लड़ नहीं पा रहे थे, तो मौके के तलाश में रहते थे। पीछे आपको क्लियर कराती है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चीन और वियतनाम को अभिजात्य वर्ग के सूत्र में बांधा गया कि कहीं जाति के ये दोनों है, ये कहीं वर्ग के हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक ये ज़्यादा हो गया। फनचुत्रिना के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये दूसरा नेता थे, वहाँ के विख्यात दूसरा राष्ट्रवादी नेता थे ये फनचुत्रिना वहाँ के दूसरा विख्यात नेता थे। ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोधी थे। अब इनका मानना क्या था, जबकि एक तरफ ये फन वोइचाओ का मानना था कि वहाँ के राजा से कोई समस्या नहीं थी, वो राजा से अपना काम करना चाहते थे। इनका मानना था कि राजा वहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है राजा से, हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले जो फ्रांसीसी लोग हैं इन्हें उखाड़ कर फेंक देना है। ठीक है ना। फ्रांसीसी लोगों को उखाड़ कर फेंक देना है और उसके बाद यानी सबसे पहले अपने देश को आज़ाद कराना है फ्रांसीसियों से। उसके बाद हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में, अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। इनका मानना था कि सबसे पहले जो मुसीबत है उसे उखाड़ कर फेंको और उसके बाद अपने देश के अंदर जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। ठीक है ना। जबकि ये चाहते थे फनचुत्रिना, ये चाहते थे कि भाई हमारे वियतनाम में काफ़ी अरसे से राजतंत्रों की व्यवस्था चली आ रही है, तो क्यों ना जब फ्रांसीसी आए हैं और एक बात तो पक्का है कि इन्हें खदेड़ना है, यहाँ से हटाना है, तो क्यों ना इसी मौका का फायदा उठाकर इस राजतंत्र को भी खत्म कर दिया जाए। ये लोकतंत्र पर विश्वास रखते थे, ये चाहते थे कि भाई नहीं लोकतंत्र की सरकार बने, यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बने, राजतंत्र भी खत्म हो जाए। इसलिए ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था का भी विरोध कर रहे थे कि भाई राजतंत्र भी खत्म हो जाए। ये नहीं चाहते थे कि कोई राजा उसमें हस्तक्षेप करे, कोई राजा सामने आए। ये चाहते थे कि हम फ्रांसीसियों से लड़ रहे हैं ना, तो उनको हटाएं यहाँ से, और साथ में इन राजतंत्रों की व्यवस्था जो है इसे भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है ना। क्योंकि यह भी चाहते थे कि वहाँ पर लोकतंत्र का व्यवस्था हो, इसलिए हम लिखे यहाँ पर कि राजतंत्र को ये उखाड़ फेंकना चाहते थे। ठीक है ना। आस्था इनकी गणतांत्रिक व्यवस्था में थी, ये चाहते थे कि हमारा जो देश है वो गणतंत्र देश बने, लोकतंत्र देश बने। ठीक है ना। लोगों की यहाँ पर सरकार बने, गरीबों की सरकार बने। क्यों, तो ये फनचुत्री आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम समझाते चले कि फनचुत्री आपको पीछे के क्लास में समाजवाद के चैप्टर में हम एक चीज़ पढ़ाए थे, लेनिन। तो लेनिन के बारे में हम आपको बताए थे कि लेनिन एक गरीबों की सरकार, साम्यवादी के राह पर चलने वाला व्यक्ति था।
तो ये कहीं ना कहीं लेनिन के संपर्क में थे। ये लेनिन से इनका कुछ मतलब कहा जाए तो लेनिन के राह पर चलने वाले थे। बाकी लेनिन से भेंट करने वाले, लेनिन के पूर्णतः राह पर चलने वाले आपको बताएंगे हो चीन में। अभी आगे चलेगा ये, ठीक है ना। उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसके यहाँ पर समझ लेते हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था के संपर्क में थे ये, और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से ये प्रभावित थे। जो फ्रांसीसी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, ये पूर्ण रूप से, जबकि ये थे ना जो फन वो चाओ, ये पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों को गलत मानते थे। फ्रांसीसियों से इन्हें घृणा थी, भागो यहाँ से फ्रांसीसी जल्दी से, ये इनका मानना था। और ये जो थे फन चूत्री, ये फ्रांसीसियों को गलत नहीं कहते थे। फ्रांसीसियों को मतलब इनका मानना था कि फ्रांसीसी गलत नहीं, उनके उनके आदर्श जो है गलत नहीं है। क्योंकि आपको हम पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद में, कि कैसे फ्रांस में कैसी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, कैसे फ्रांस ने अपने को गुलाम से उभारा था, कैसे लड़कर वहाँ पर अपने इटली के एकीकरण, सारे चीज़ों को एकीकरण, फ्रांस को एकीकरण करके कैसे वो आगे बढ़ा था। कितनी ज़्यादा कठिन मेहनतें की थी, आपको पढ़ाए थे, सबसे लंबा चैप्टर चला था हम लोगों का, ठीक है। कितनी ज़्यादा मेहनतों की थी, सारे चीज़ हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास। तो उन चीज़ों से ये प्रभावित थे। इनका मानना था कि फ्रांसीसी ही राष्ट्रवाद की भावना का उभार दिए हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी मतलब एक अच्छा काम किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रांसीसी थोड़ा सा यहाँ पर पगले हो गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब बच्चों की तरह नाबूझ हो गए, ये मानते थे, ठीक है ना। इसलिए बदमाशी कर रहे हैं ये, ठीक है। हमें इनके आदर्श जो है ना, इन आदर्शों की मतलब ये नहीं कहते थे कि जो हमारी पुरानी सभ्यता, इसलिए हम आपको फर्स्ट में समझाए कि कुछ लोग वहाँ पर मानते थे कि पुरानी सभ्यता को लेकर नहीं चला जाए, आधुनिक सभ्यता में से कुछ निकाल लिया जाए, कुछ कैच कर लिया जाए, ठीक है ना। तो ये इनका ये मानना था कि जो फ्रांसीसी है उनसे कुछ आधुनिक बातों को ले लिया जाए, आधुनिक सभ्यता को अपने पास में रख लिया जाए, ठीक है ना। और उसके बाद उस सभ्यता को अपने पास में रख कर उससे इनसे लड़ाई लड़ा जाए, ठीक है ना। ये नहीं कहते थे कि फ्रांसीसी से हम नहीं लड़ेंगे, फ्रांसीसी से लड़ेंगे, लेकिन उन्हें उन्हीं के सभ्यता से हराएंगे, उनके आदर्शों को हम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरह ये अस्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। मतलब अभी आपको समझाए कि पश्चिमी सभ्यता के कुछ चीज़ों को ये स्वीकार करना चाहते थे, ठीक है ना। वे चाहते थे कि फ्रांसीसी, इनका मानना था कि हम ऐसे लड़ाई करें कि फ्रांसीसियों को इस चीज़ के लिए, मतलब ये नहीं चाहते थे, ध्यान दीजिएगा, कि फ्रांसीसी यहाँ से भाग जाए तो अच्छा है। इनका मानना था नहीं भागे तो क्या करे भाई, फ्रांसीसी हमारे वियतनाम का विकास करे, यहाँ पर वैधानिक रूप से शैक्षणिक रूप का संस्थाओं का स्थापना करे, अच्छे से शिक्षक यानी कि स्कूलें खोले, विद्यालय खोले, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए, ठीक है ना। वियतनाम के आर्थिक स्थिति को सुधारे, विकास करे, उद्योग करे, यानी हमारे वियतनाम का विकास में इनका बड़ा हाथ हो, ये चाहते थे। कौन? ये फन चू त्रि, ठीक है ना। कहीं इनका ये मानना था, ठीक है ना। बहुत दिन तक ये नहीं चले, लेकिन ये बहुत दिन तक इन्हें कबाड़ उखाड़ किया, ठीक है। अब वैसे बीच में एक आंदोलन हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब ये सब घटनाएं हो रही थी वियतनाम में फ्रांसीसियों का। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये सब आंदोलन के कारण, ये सब दिक्कतें के कारण वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गंभीर बन गई। वियतनाम में स्थिति गंभीर बन गई, और इस गंभीर स्थिति के कारण वहाँ के जो विद्यार्थीगण थे, जिन्होंने आंदोलन को सबसे पहले शुरू किया था, पीछे के क्लास में आपको समझाए थे, तो वहाँ के जो विद्यार्थीगण थे, वहाँ के कुछ लोग, चूँकि वियतनाम के हिंद चीन के पूर्व में जापान और चीन जैसे देश पड़ते हैं। वियतनाम के पूर्व दिशा में जापान और चीन जैसे बड़े बड़े देश पड़ते हैं, और उस समय जापान और चीन से कोई दिक्कत नहीं था वियतनाम को। ये मतलब इनके मतलब कहा जाए तो दोस्त की तरह थे, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग यहाँ से खासकर विद्यार्थी, ठीक है ना, यहाँ से पलायन करने लगे। इन सब आंदोलन के कारण वहाँ पर स्थिति गंभीर हो गई, और इस गंभीर स्थिति के कारण ये लोग यहाँ से वियतनाम से पलायन करने लगे, भागने लगे पूरब की ओर, मतलब क्या जापान और चीन में जाने लगे। खासकर ज़्यादातर लोग जापान पहुँचे, ठीक है ना। जापान में जाने के कारण, चूँकि ये पूरब दिशा में था, तो पूरब की ओर जाने के कारण यह आंदोलन का नाम रखा गया कि पूरब की ओर चलो आंदोलन, ठीक है ना। नाम रखा गया पूरब की ओर चलो आंदोलन, ठीक है ना। कैसे पूरब की ओर भाग रहे थे और चीन की ओर ये भागे। जापान ने इन्हें शरण दी,
नहीं, जो जापान अभी शरण दे रहा है यही जापान उखाड़ कर फेंकेगा इन्हें, ठीक है। तो जापान ने क्या किया कि इन्हें शरण दिया। जापान ने कहा कि भाई ठीक है आओ, अब कोई भी हमारे देश में आएगा कि नहीं हमारी रक्षा करिए, हमारे देश में रहिए, तो भाई हम कहेंगे कि नहीं मत रहो, भागो यहाँ से। पाकिस्तानी भी आएंगे कहेंगे कि हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं तो आ जाओ, तो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, ठीक है ना। तो उसी तरह जापान ने भी क्या की, इन लोगों को शरण दी, ठीक है ना। विद्यार्थियों ने टोक्यो में, और जापान के ही टोक्यो में, ध्यान दीजिएगा जापान के टोक्यो में अब देखिए विद्यार्थी सब भाग गए यहाँ पर। अब विद्यार्थी ने सोचा कि नहीं कितने दिन तक हम किसी के दूसरे देश में रहेंगे, कितने दिन तक हमारा अपने देश से हम अलग रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया ना कि वहाँ के विद्यार्थियों ने टोक्यो में, जापान के टोक्यो में, टोक्यो जापान का एक जगह है टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए फ्रांसीसियों के खिलाफ एक दल का गठन किया, एक मतलब राजनीतिक दल का गठन किया, जिसका नाम रखा गया रेस्टोरेशन सोसाइटी का गठन। रेस्टोरेशन सोसाइटी इसका नाम रखा गया, रेस्टोरेशन सोसाइटी नाम रखा गया, इसका गठन हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि रेस्टोरेशन सोसाइटी का गठन कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था, जापान के, ठीक है ना, जापान के टोक्यो में हुआ था, ठीक है। वहाँ पर फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था, और यहाँ के इसका मूल मकसद था कि फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम किया जाए, कैसे वियतनाम को बचाया जाए, ठीक है ना। जापान ने कुछ समय तक ये चला। जापान ने 1908 में, ध्यान दीजिएगा, विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई की। जापान ने देखा कि अरे ये तो फ्रांसीसी लग रहा है कि यहाँ पर वियतनामी आकर बस गए क्या, नहीं जाएंगे क्या, तो इन सब चीज़ों को देखकर एक तो आकर बस गए, यहाँ पर आंदोलन शुरू करने वाले हैं, इसको डर लगने लगा। इसलिए ये क्या किया कि विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई किया, और जिसके कारण ये लोग, इसके प्रभाव के कारण, विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई के कारण यहाँ से इन लोगों को, जैसे कि फन वोइचाओ, फन 2, 3, इन्हें उठाकर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया यहाँ से, जापान से इन्हें खदेड़ दिया गया, ठीक है ना। ये लोग पुनः पहुँच चुके, और ये लोग यहाँ से, ध्यान दीजिएगा कि जापान पर ये जो हुआ था, जापान पर ये हमला, 1911 वाला जो घटना हुआ था रूस के साथ में, वो भी आपको पीछे क्लास में पढ़ाए हैं, उनसे ये प्रेरणा लिए, ठीक है ना। कैसे आपको वहाँ पर बताए थे कि कैसे एक छोटे सा देश जापान ने पूरे रूस को हरा दिया था। वहाँ पर आपको जार के समय बताए थे कि कैसे निकोलस द्वितीय जार के समय में एक छोटे से देश जापान ने पूरे रूस को हरा दिया था। तो इन लोगों के मन में ये विचार आया कि एक छोटा सा देश जापान इतने बड़े रूस को हरा सकता है, तो हम तो वियतनामी आसानी से इन्हें खदेड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये मन में विचार आया, एक प्रेरणा मिला, ठीक है ना, मतलब किसी के यूनी सुनकर प्रेरणा मिलता है ना, उस तरह इन्हें प्रेरणा मिला, ठीक है ना। इसके अलावा चीन में सन यातायात सेन नेतृत्व में चलाए गए जो आंदोलन था, आंदोलन, इससे भी इनको क्या मिला, इससे भी इनको प्रेरणा मिली। ये आंदोलन के परिणाम स्वरूप था मंचू राजवंश जो था, वहाँ पीछे की क्लास में बहुत समझाया कि मंचू राजवंश का खत्म हो गया, तो इससे भी इन लोगों का प्रेरणा मिला, ठीक है ना। इन सब प्रेरणा से उनके अंदर मतलब एक भावना जागृत हुई कि नहीं हमें लड़ना चाहिए, अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए, एक मतलब कहा जाए तो जोश जागा, जुनून जागा, ठीक है ना। जो वियतनामी विद्यार्थी थे, ध्यान दीजिएगा, ये वियतनाम में एक वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिएगा, नीचे हो गया, यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको कि जो वियतनामी विद्यार्थी थे ना, वियतनामी स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या किया कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम को मुक्त कराने का एक गठन किया। ये गठन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा। यहाँ पर आपको बताएंगे कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन क्या है, ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का गठन किया। आपको बता दें कि वियतनाम में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना विद्यार्थियों में ही आया था। पीछे क्लास में को समझाए थे। सबसे पहले वहाँ के टीचर, सबसे बड़ी भूमिका है टीचरों की। टीचर चाहे तो कुछ भी पलट सकता है, तख्ता पलट सकता है, थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो वहाँ के टीचरों की सबसे बड़ी भूमिका थी। आपको बताए थे कैसे ये उल्टा पढ़ा रहे थे वहाँ के बच्चों को, और कैसे बच्चे राष्ट्रवादी बनकर उभरे, कैसे राजनेता बन गए, ठीक है। तो वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन में विद्यार्थियों ने गठन किया। ये बहुत ज़्यादा मतलब विद्यार्थी जो थे नए नए उम्र के होते हैं भाई, हाँ, उनके अंदर जोश जुनून रहता है, कुछ कर जाने की चाहत रहती है। हाँ, भगत सिंह भी हमारे यहाँ विद्यार्थी उम्र के थे ना। हाँ, ऐसे लोग थे वहाँ पर। तो विद्यार्थियों की ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन चला, इसका गहरा प्रभाव वहाँ पर पड़ा। तो आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हिंद चीन में
राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। अभी तक हम लोग समझे कि राष्ट्रवाद के कौन कौन से नेता हुए, इनका विचार क्या था, वियतनाम के प्रति क्या चाहते थे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चले कि ये पूरब की ओर चलो आंदोलन क्या है भाई, कैसे इन दोनों नेता के विचार से प्रभावित होकर थोड़ा सा वहाँ की जो संस्था, वहाँ की व्यवस्था गड़बड़ हुई, तो यहाँ से विद्यार्थी लोग को भागना पड़ा पूरब की ओर अपने संरक्षित रहने के लिए, अपने को सुरक्षा करने के लिए इन्हें अपने देश छोड़कर जापान में शरण लेने पड़ी। जापान ने भी इन्हें निकाल दिया। तो अंत में जाकर ये लोग परेशान होकर जो इतिहास में घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं से प्रेरणा लेकर इन्होंने अपने सोचा कि नहीं अब हम अपने वियतनाम को आज़ाद कराएंगे, ठीक है ना। प्रेरणा में आपको बताया कि कौन से प्रेरणा, तो सबसे पहले ये चीन रूस वाली घटना को लिए, फिर से चीन वाली घटना को लिए से इनको प्रेरणा मिला। वहाँ के विद्यार्थियों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का गठन भी किया, ठीक है ना। आपको यहाँ पर रिविजन कराते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आगे समझते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास किया है। तो है में ये तो है कि भाई कैसे वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पनपी। ये तो राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, यहाँ तो हो गया कि कैसे वहाँ पर अब आगे कैसे बढ़ा, लोग कैसे लड़े, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का बढ़ावा ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक शोषण के नीतियाँ, राष्ट्रवाद को बढ़ावा किसने दिया, तो वहाँ पर जो औपनिवेशवाद थे, औपनिवेशिक था, उसके शोषण की जो नीतियाँ बनाई गई, कैसे इसको नष्ट किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा कि इससे नष्ट हो जाएगा, जबकि पीछे हम लोग अभी पढ़े, ठीक है ना। दूसरा, स्थानीय आंदोलन ने बढ़ावा दिया। जो स्थानीय लोग थे ना, छोटे छोटे लोग ग्रुपों में आंदोलन करना शुरू, जैसे विद्यार्थी हो गए, छोटे छोटे नेता हो गए, वह आंदोलन करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। जैसे कि उनमें थे फॉन वोई चाओ, आपको यहाँ पर समझा है फॉन वोई चाओ, यही चीज़ को हम शॉर्टकट में यहाँ पर लिखते हैं, फॉन चू त्रिये, इनका गहरा प्रभाव था। ये दोनों नेता का गहरा प्रभाव था, ये गहरा प्रभाव में थे। कौन, ये दोनों नेता। उसके बाद वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का भी गहरा प्रभाव पड़ा, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास में किनका गहरा प्रभाव था, तो हो चिन मी अभी आगे पढ़ाएंगे, वो तो सबसे ज़्यादा वो तो हीरो थे वहाँ के, बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी समझ लेते हैं उनसे पहले फॉन वोई चाओ, फॉन चू त्रिय और ये वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, ये तीन कहा जाए ना तो सबसे बड़ी बड़ी वहाँ पर संगठन थी, ठीक है ना। इनका गहरा प्रभाव था वहाँ पर। ये लोग तैयार थे बिल्कुल लड़ने के लिए। इनका मानना था कि भाई खून खराबा होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वियतनाम को आज़ाद कराना है तो कराना है, ठीक है। 1905 में जापान द्वारा रूस का पराजय, ये भी कारण यहाँ पर आपको समझाती है। ये जो चीज़ यहाँ पर लिखे आपको यहाँ पर समझा दिया है। 1905 में जापान के द्वारा रूस का पराजय, जापान ने कैसे रूस को पराजित किया, इससे ये प्रेरणा लिए, इससे ये अपने को मोटिवेट किए, ठीक है। इसके अलावा 1911 में चीनी क्रांति सन यात सेन के कार्यों से प्रभावित, चीन का भी यहाँ पर भी समझाया कि कैसे 1911 में चीन के प्रभाव से भी ये लोग संगठित हुए थे। 1911 के जो घटना थी उसमें भी ये लोग संगठित हुए। इसके अलावा फ्रांसीसी विचारक मांटेरिक और रूसो के विचार, ये अगर अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस वाले चीज़ को समझना पड़ेगा। फ्रांस के कुछ ऐसे भी लोग थे वहाँ पर जो कि आकर वियतनाम में बस गए थे, और वे कहीं ना कहीं उनके कुछ लोग होते हैं ना भाई, सब लोग तो दुश्मन नहीं हो जाएंगे ना। तो फ्रांस के कुछ लोग यह चाहते थे, जैसे उनमें थे मांटेरिक्यू और रूसो, ये रूसो नाम है, ठीक है ना। ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि नहीं फ्रांस का विस्तार हो, वियतनाम का विस्तार हो, वियतनाम का आज़ादी मिले, वियतनाम भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इन लोगों का चाहना था, अपने विचार को रख रहे थे। तो जो वियतनामी लोग थे ना, इनके विचारों का भी गहरा प्रभाव पड़ा कि नहीं ये लोग क्या कहना चाहते हैं, इन्हें समझे लोग, इनका जो बातों का प्रभाव उन पर पड़ा कि नहीं ये अच्छी बात करें, इनका कथन सही है, ठीक है ना। उपनिवेश और इन सारी चीजें कारण थी राष्ट्रवाद की भड़काने के लिए, राष्ट्रवाद को उफान मारने की कारणें थी। कैसे लोगों ने तैयार हुए, कैसे अपने खुद को तैयार किया लोगों ने, वियतनामी लोगों ने कैसे खुद को तैयार किया लड़ने के लिए, ये उनकी एक कारणें थी, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों से वे तैयार होकर उपनिवेशवाद को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पर ये तैयार हुए कि चलो भाई अब हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ज़्यादा मोटिवेशन इनको मिला, इन सब चीज़ों से प्रेरणा मिली,
होता है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति आगे चलता है तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनके पथ को देखकर, उनके जीवन को समझकर हमें प्रेरणा मिलती है, नहीं हमें भी वैसा करना चाहिए, हमें उनके पथ पर चलना चाहिए, हमें उनके राह पर चलना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह इन सब चीज़ों से इनको प्रेरणा मिला कि नहीं हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी ये क्षमता है, जोश है, हम भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और उपनिवेशवाद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए, कहे कि नहीं अब तो उखाड़ कर फेंक देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब इनको क्या थी कि यहाँ तक ये पहुंच चुके थे, अब ये मौके की तलाश में थे, अब ये चाहते थे कि कोई एक कारण मिले। भाई ऐसे थोड़ी नहीं कि जाए चले जाएंगे फ्रांसिस से कि हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका पता था कि हम उतने भी मजबूत नहीं है कि हम लड़ने जाएंगे। तो ये कारण खोज रहे थे भाई कि कोई ना कोई एक कारण मिले। यदि हमसे सवाल पूछा जाएगा कि आप क्यों उन पर हमला किए, तो हमारे पास क्या जवाब रहेगा कि हम क्यों हमला किए, हमें एक कारण चाहिए, ठीक है। कारण मिलने में बहुत समय नहीं लगा, और उसी के बीच समय आया 1914 का, और 1914 के समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो गया, ठीक है। वियतनाम से नहीं हुआ था विश्व युद्ध, ठीक है ना, लेकिन 1914 के समय प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में फ्रांस जो था ना, ये फ्रांस वियतनामी पक्ष से फ्रांस जो था ये मित्र राष्ट्रों के पक्ष से लड़ने चला गया युद्ध में। मतलब फ्रांस के जो जिसका ये मित्र है उनके पक्ष से तो लड़ेगा ना। तो ये वियतनाम फ्रांसीसी चले गए अपने मित्र राष्ट्रों के पक्ष से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने। अब यहाँ पर कारण बनता है, ध्यान दीजिए कैसे कारण बनेगा। ये जब लड़ने पहुंचे तो वहां पर सैनिकों की जब कमी हुई तो ये जहां जहां अपना उपनिवेश बनाए थे, यही नहीं हमारे भारत के में भी अंग्रेजों का शासन व्यवस्था था, तो वो भी मांग किया था, अंग्रेज भी मांग किए थे कि नहीं हमारे प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की इंग्लैंड मांग किया था, गांधी जी समर्थक में थे, ठीक है ना। तो वही बात की बात है, हम लोग उससे बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ से यह क्या किया फ्रांस ने क्या किया कि वियतनाम से इन लोगों को, वियतनामी जो यहाँ पर थे उन लोगों को ये सेना में भर्ती कर करके, वियतनामी लोगों को याद रखिएगा, वियतनाम के लिए नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जबरदस्ती सेना में भर्ती कर करके इन लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में लेकर चले गया, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लेकर चला गया। और जब ये वहाँ पर लड़ने के लिए ये पहुँचे तो बड़ी संख्या में वियतनामियों की मौत हुई, युद्ध में मारे गए, बड़ी संख्या में वियतनामी युद्ध में मारे गए। और जब ये बात वियतनाम में फैली कि वियतनाम के लोग जिसके घर से लोग जाएंगे तो उसको तो पता होगा ना कि हमारे घर से ये लोग गए हैं, तो भाई मारे गए, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए। तो जब इतनी बड़ी घटना हुई वहाँ पर, अब वियतनामी मारे गए, वियतनामी सैनिक मर गए, तो जब वियतनाम में उनके सगे संबंधी को पता चला तो पहले से ही तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, और वहाँ पर इतने सैनिक मारे गए, उनके जो खून था उसमें और उबाल आ गया, बिल्कुल वे फ्रांसीसियों के प्रति एकदम कहा जाए तो गुस्सा उनके अंदर में भर गया, ठीक है ना। और यह पहला कारण मिला, ठीक है ना, पहला कारण उत्पन्न हुआ कि नहीं अब तो इनको नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, गुस्सा उत्पन्न हुआ। तो 1914 में हिंद चीन में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ, ध्यान दीजिए। और इसके लिए 1914 में हिंद चीन में ये लोग जो थे हिंद चीन के, जिनके घर के जो सैनिक के रूप में मारे गए थे, ये लोग सब आपस में मिलकर, सभी लोग संगठित होकर मिलकर एक वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन किया, वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन किया। जो पहला अधिवेशन इसका कहाँ रखा गया, कैंटन में, याद रखिएगा पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ था। ये वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन हुआ, ठीक है ना, क्यों, फ्रांसीसियों के विरुद्ध, ठीक है ना। और 1919 में ध्यान दीजिएगा हिंद से चीन में चीन विरोधी बहिष्कार आंदोलन भी चलाए गए थे। इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जब वियतनामी राष्ट्रवादियों का आंदोलन हुआ तो यहाँ पर ये जमकर अब फ्रांसीसियों के विरोध में इनके मतलब लोग जुड़ गए थे, इसमें फ्रांसीसियों का विरोध करने लगे थे। इसी बीच 1919 की बात किया जाए तो इन्हीं बीच में चीन से काफ़ी अच्छा संबंध हो गया था वियतनाम का, ठीक है ना। चीनी लोगों से काफ़ी अच्छा संबंध हो गया था, कुछ लोग चीन में थे, जापान के बाद चीन ने शरण दी थी, ठीक है। तो चीनी लोगों से काफ़ी ज़्यादा मतलब कहा जाए तो प्रेम भाव बन गया था, भाईचारा हो गया था। तो वहाँ पर अब यहाँ पर चीनियों का तो नहीं चल रहा था, फ्रांसीसियों के आ गए।
तो चीनी का जो भी मतलब बहिष्कार कर रहे थे उसके खिलाफ आंदोलन ये हुआ कि चीन नहीं, चीनी है, चीनी के हिंद चीन में चीन विरोधी का बहिष्कार किया गया कि चीन विरोधी नहीं करना है, चीन का विरोध कोई नहीं करेगा। इसका आंदोलन चलाया गया, नारे लगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वियतनाम में साम्यवाद और राष्ट्रवाद की भावना पनपी। साम्यवाद, राष्ट्रवाद। अब हम लोग आ गए थे ये समाजवाद से साम्यवाद पर। याद पड़िए, साम्यवाद को बड़ी अच्छे से आपको समझाते लेनिन के बारे में। लेनिन क्या था, साम्यवादी था। उससे थोड़ा सा पहले चलिएगा तो वहाँ पर आपको बताए थे कौन सा साम्यवादी में, कार्ल मार्क्स से साम्यवादी था, वहीं से तो साम्यवाद का शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। तो ये अब इसी में अब आएगा हमारे आगे कौन, तो हो चिन मी, ठीक है। तो वियतनाम में साम्यवाद और राष्ट्रवाद की व्यवस्था पनपी, कहा कि नहीं साम्यवादी समाजवादी नहीं, साम्यवादी बनाया जाए। अब ये जो लोग यहाँ पर वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन किया ना, इनके अंदर में जोश जुनून था बिल्कुल, ठीक है। अभी तक वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन शांति मूलक के रूप में था, लेकिन याद पड़िएगा समाजवादी में आपको हम बताए थे यहाँ पर क्या समाजवादी का मतलब क्या है कि हम समझाएंगे, उन्हें बतलाएंगे कि नहीं आप कोई गलत कर रहे हैं, यानी फ्रांसीसियों को यहाँ पर समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उनसे इस तरह लड़ा जाएगा, यानी जो हमारे गांधी नीति था, ठीक है ना, भारत में उस तरह लड़ा जाएगा। लेकिन साम्यवाद में, साम्यवाद के मतलब क्या, मार काट खून खराबा सब चीज होगा इसमें, ठीक है ना। तो अभी तक जितने भी यहाँ पर आंदोलन हो रहे थे, हलन जितने भी आंदोलन हो रहे थे, सारे आंदोलन अभी तक शांति मूलक थे, ठीक है ना। लेकिन अब आएगा मजा, ठीक है। अभी तक वियतनाम में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था बिल्कुल शांति मूलक था, लेकिन 1930 के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। 1930 के बाद लोगों के अंदर एक्टिविटी आने लगी, लोग अग्रसर हुए लड़ने के लिए, मारने के लिए। उसके बाद जोरों शोरों से उग्र आंदोलन शुरू हुआ। उग्र आंदोलन का मतलब यह हुआ कि लोग एकदम मारा कट के मरो, फ्रांसीसियों को फेंको उठा कर इन्हें बाहर, ऐसे आंदोलन वहाँ पर शुरू है, जिसे उग्र आंदोलन कहते हैं कि लोग भड़क गए बिल्कुल, ठीक है, फ्रांसीसियों के खिलाफ, मारो उपनिवेशवाद को खत्म करो, जहाँ फ्रांसीसी लोग कूट काट डालो बिल्कुल, ठीक है ना। इसके प्रमुख नेता बनेंगे हो चिन मी, अभी आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, आनंद आने वाला है, ठीक है ना। उग्र आंदोलन कारण क्या था, 1929 से 30, इस आंदोलन का कारण क्या था भाई, कि 1929 से 30 की जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। और ध्यान दीजिए, इसी बीच एक और घटना हुई थी, आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में लेकर चले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस आंदोलन में। इस उग्र आंदोलन के कारण क्या था भाई, क्या क्यों लोग भड़क उठे इतना, क्यों लोगों के अंदर इतना जोश आ गया, क्यों जुनून आ गया, क्यों इतना गुस्सा एकाएक आ गया कि मारने काटने पर उतरे। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि 1929 से 1930, आपको थोड़ा सा इतिहास में पढ़े होंगे कभी, तो आपको याद होगा कि ये समय ऐसा था 1929 का कि पूरे विश्व में, केवल वियतनाम में ही नहीं, फ्रांस में ही नहीं, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी हो गई थी। आर्थिक मंदी कहा जाए तो आर्थिक इकोनॉमी में गिरावट आ गई थी, अनाज की उपज में कमी आ गई थी बिल्कुल। तो ये आर्थिक मंदी 1929 से 30 में, और इस मंदी के कारण ध्यान दीजिएगा बहुत सारी चीज़ों का मिलना मुश्किल हो गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था केवल चावल की उत्पत्ति, चावल ज़्यादा मात्रा में, रबड़। अब बताइए, कोई व्यक्ति केवल चावल रबड़ से अपना जीवन यापन थोड़ी नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति चावल और रबड़ से अपना जीवन यापन कर सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसके लिए ये इनके चावल जो थे ना, जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसके भाव में गिरावट आएगा, तो चावल के मूल्य में गिरावट आ गया, रबड़ के मूल्य में गिरावट आ गया। आज चावल इतने सस्ते हो गए, इतने ज़्यादा बेचे जाने, आर्थिक मंदी में चावल का क्या होगा, बाकी जो सामान थे उतने महंगे, कहाँ से आएगा इतना। अब इस चीज़ में ध्यान दीजिए, किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ हो गया, कुछ हद तक ये लोग कर्ज लेकर अपना जीवन यापन करते रहे, और कर्ज का भारी बोझ हो गया किसानों के ऊपर में। अब फ्रांसीसी जो वहाँ की सरकार थी, जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था, कोई भी मदद नहीं किया, 1% भी मदद नहीं किया किसका, तो वियतनाम का। वियतनाम पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इसका भी दो कारण है कि क्यों नहीं फ्रांसीसी मदद किए इन लोगों का। पहला कारण तो यह है कि ये प्रथम विश्व युद्ध में इनका इतना ज़्यादा हानि हो गया था, धन का, जन का, कि ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे किसी के मदद के लायक, ठीक है ना। पहला कारण ये होगा। दूसरा कारण, आर्थिक मंदी आई है तो इन लोग भी पूरे विश्व में आई है, तो ये लोग विश्व के बाहर थोड़ी नहीं है, इनके पास भी आर्थिक मंदी आई है, तो इस आर्थिक मंदी से ये भी प्रभावित थे। फिर भी उपनिवेशवाद है, मान लीजिए कि मेरे ऊपर कोई समस्या आती है, मेरे ऊपर कोई दिक्कतें आती है, तो
हमारे अंदर में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो मेरा फर्ज बनता है ना उस व्यक्ति का ध्यान रखना। हमारे ऊपर दिक्कत आई है ना तो हमारे चलते उसको भी दिक्कत हो, लेकिन उसके साथ तो हम रहें कम से कम। ठीक है भाई, चलिए हमारे चलते उसको भी दिक्कत हो रही है, लेकिन कम से कम उसका साथ तो देना चाहिए। फ्रांस ने बिल्कुल यही सबसे बड़ी गलती की कि वियतनाम के साथ ही नहीं दिया। वियतनाम जूझता रहा आर्थिक मंदी से, मरता रहा, लेकिन इस फ्रांसीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ उग्र आंदोलन का था। लोगों को अंदर जमकर गुस्सा उत्पन्न हुआ, नहीं फ्रांसीसियों को मार दिया जाए, काट दिया जाए, फेंक दिया जाए, ऐसे गुस्सा उत्पन्न हुआ। इसीलिए इसे हम उग्र आंदोलन कहते हैं। और यह उग्र आंदोलन जो था ना, इसका केंद्र कौन बना? नधे धन, ठीक है, और हातिन, नधे धन और हातिन। पिछले वाले में बताए थे कि पिछला बार भी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। नधे धन और हातिन यहीं से आंदोलन शुरू। ये दो क्षेत्र थे ना, यहाँ पर समझ जाए कि गर्म दिमाग वाले लोग रहते थे, जल्दी ही आंदोलन के लिए उतारू हो जाते थे। तो ये उग्र आंदोलन भी नधे धन और हातिन क्षेत्र से शुरू हुआ था। पिछले बार भी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है ना, ये दोनों क्षेत्र। तो वियतनाम ये दो क्षेत्र था जहाँ पर उग्र आंदोलन, यानी कहा जाए तो लोग ऐसे लोग थे जो एकदम आंदोलन के लिए पीछे नहीं रहते थे, अपने जान गंवाने से नहीं डरते थे, ठीक है। फ्रांसीसी सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रांसीसी सरकार ने जब ऐसा आंदोलन हुआ ना, उग्र आंदोलन, लोगों के अंदर बेचैनी हो गई, अरे मरो फ्रांसीसियों को, काटो फ्रांसीसियों को, ऐसे टाइप की एकदम उत्पत्ति हो गई। जहाँ पर देखो फ्रांसीसी को पकड़ कर, पादरियों को पकड़ कर कूट डालो, एकदम ऐसी भावना उत्पत्ति। मतलब ये सोचे कि करो या मरो, जियो या जीने, तो दोनों में से एक ही काम करो, या तो जी जाओ, ठीक है, नहीं तो इन्हें खदेड़ दो, मार दो। हाँ, जी जाओ नहीं तो मर जाओ, ठीक है। इनका क्या था कि जियो या मरो, या तो जी जाओ नहीं तो मर जाओ, दो ही इनका कारण था, ठीक है ना। और यहाँ पर सरकार चुप रहेगी। फ्रांसीसियों ने क्या किया कि देखा कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, इतने बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पर ये करने लगे, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप उठी है। अब ये अंत में कुछ नहीं कर सकते थे, तो अंत में ये कठोर कदम उठाए। कठोर कदम में क्या उठाए? इन फ्रांसीसियों को कुचलने के लिए हवाई जहाज से बम गिराना शुरू कर दिया इन्होंने। जुलूसों पर जो जुलूस निकलती थी, ये आंदोलन में जो लोग आवाज़ उठाते थे साम्यवाद का, जो जुलूस निकलते थे, लोग जुलूस निकालते थे, उन पर ये ऊपर से हवाई जहाज से बम गिराने लगा, ठीक है। बम गिरा कर उन्हें नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सबसे दर्दनाक घटना थी, जिससे काफ़ी लोग वहाँ पर मारे गए। और इससे आंदोलन खत्म नहीं हुआ, कम हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन चलता रहा, लेकिन कम हो गया, आंदोलन कम हो गया। अब जब ये आंदोलन कम हो गया तो भाई एक आंदोलन कहा जाए तो अधिक मात्रा में होना चाहिए, तब ना कुछ होगा। यहाँ पर आंदोलन ही क्या हुआ? कम हो गया। जब आंदोलन कम हो गया तो अब इनको एक नेता चाहिए था, ऐसा नेता जो इन सब चीज़ों से ना डरे, बिल्कुल कबाड़ उखाड़ हो, आगे निकलता जाए, उस पर किसी भी कोई भी बात का प्रभाव ना पड़े। ऐसा नेता आया इसके बाद में, हो चिन मिह। इसके बाद उसका इतिहास हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोगों ने समझ लिया यहाँ तक। हो चिन मिह, ये क्लास बहुत लंबा हो गया है, इसलिए हो चिन मिह का जो हिस्ट्री है आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलेगी अगले पार्ट में, अगले नेक्स्ट पार्ट में। वियतनाम के लिए एक एक चीज़ को हम समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, नहीं तो चैप्टर खत्म करने की बात होगी तो 2-3 घंटा में ही खत्म कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक चीज़ खोए की तरह, यहाँ पर देखिए ये जो था हुआ हाउ आंदोलन, इसे हम खोया की तरह पढ़े, खोया आंदोलन की तरह पढ़ लिए, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास में हम लोगों ने ये सब जान लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हो चिन मिह कौन था, उसका जन्म क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसका भूमिका क्या है वियतनाम में, और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका क्या है। ये आगे के क्लास में हम लोग बड़ी विस्तार से इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, और बिल्कुल तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए कि इस पर बोर्ड कांपने लगे, बिल्कुल जबरदस्त नंबर आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। गेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे, हर चीज मिलेंगे मेरे चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को हम गेस्ट क्वेश्चन आकर करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी चीज़ है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एक बार रिविजन कर लीजिए पीछे का, और बाकी सब सब्जेक्ट पर भी ध्यान देते चलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।